तो चलिए अब यहाँ पे हम अपना ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसमें कि हमारा सारा कोड होगा, जिसका मैं नाम दे देता हूँ स्लाइड। अब इसको हम वी एस कोड में ओपन कर लेंगे, और ये मैंने वी एस कोड में ओपन कर लिया। येस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। और ये फुल स्क्रीन कर लिया मैंने। अब शायद नहीं है। तो यहाँ पे अब हम अपने टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे, वन एक्स क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट 14.2.7। क्योंकि हम अपने ऐप को नेक्स्ट जेएस टेक यूज़ करके बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट ऐप क्रिएट कर ले रहा हूँ। ये कमांड क्या करेगी, एक बेसिक ऐप क्रिएट कर देगी जिसके ऊपर मैं अपना जो ऑटोमेशन वाला ऐप है वो बना सकता हूँ। और यहाँ पे 14.2.7 का मतलब है कि मैं अपने नेक्स्ट जेएस का 14.2.7 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप आप चाहें तो लेटेस्ट वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 14.2.7 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी यही करें। और यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया है। यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट नेम, माय प्रोजेक्ट नेम इज़ स्लाइड ऑटोमेशन। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट, हाँ हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। ई एस को भी यूज़ करेंगे, टेलविन सी एस एस को भी यूज़ करेंगे, सोर्स डायरेक्टरी को भी यूज़ करेंगे, ऐप राउटर को यूज़ करेंगे, इंपोर्ट एलियास को यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारा जो बेसिक ऐप है ये क्रिएट हो गया। इसने सारे नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड कर दिए हैं। सोर्स में हमारा पूरा कोड डाल दिया है, पेज डॉट टी एस एक्स, लेआउट डॉट टी एस एक्स, और पैकेज डॉट जेसन में जाकर देखें तो इसने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर दी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट का 14.2.7 वाला वर्जन ही इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमारा एक बेसिक ऐप क्रिएट हो गया, एक तरह से स्लेट क्रिएट हो गई। अब हम अपना जो हमारा ऑटोमेशन वाला ऐप है इसके ऊपर हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शेड सी एन यू आई को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर शेड सी एन यू आई के कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं। तो शेड सी एन यहाँ पे हम गूगल पे लिखिए शेड सी एन यू आई, और यहाँ पे शेड सी एन यू आई, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इंस्टॉलेशन नेक्स्ट जेएस, क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस पर जाएंगे, और यहाँ पे ये आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, रन द इनिट कमांड टू क्रिएट अ न्यू नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट और टू सेट अप एन एग्जिस्टिंग वन। तो यहाँ पे मैं ये वाली कमांड यूज़ करूँगा, बन, क्योंकि हम बन यूज़ कर रहे हैं। तो बन का मैं चलाऊँगा। यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल एक तो यहाँ से ओपन हो जाता है, और दूसरा कहाँ से होता है, कंट्रोल प्लस टिल्डे साइन को हम दबाते हैं तो वहाँ से भी हमारा टर्मिनल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, सी डी स्लाइड ऑटोमेशन, एंटर। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने कमांड कॉपी की थी। एंटर मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वुड यू लाइक टू यूज़ न्यूयॉर्क, यस, न्यूट्रल। तो यहाँ पे मैं शायद कोई दिक्कत आ गई, तो मैं यहाँ पे फिर से अपनी जो कमांड है वो पेस्ट करता हूँ। एंटर मारते हैं, न्यूयॉर्क यस, न्यूट्रल यस, सी एस वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, यस। और यहाँ पे जो हमारा शेड सी एन है वो इनिशियलाइज हो गया है। अब हमने अपनी शेड चेन इनिशियलाइज तो कर ली है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स भी ऐड करेंगे। यहाँ पे अब आता है यू कैन नाउ स्टार्ट एडिंग कंपोनेंट्स टू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, हम ये वाली कमांड चलाएंगे बनी को यूज़ करके। तो ये मैंने कमांड यहाँ पे पेस्ट की है, एक मिनट, हाँ पेस्ट की है। और यहाँ से मैं बटन को हटा दूंगा, और अब मैं कमांड चलाऊंगा, नो सच डायरेक्टरी वन एक्स। क्या दिक्कत आ रही है। हम्म अब चला ये। ठीक है, और भी यहाँ पे मैं अगर ए दबाता हूँ, सिर्फ ए दबा रहे हैं टू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए टू टॉगल ऑल, क्योंकि हमें यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ए दबाया और एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे मेरे चैट सी एन के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे।
क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इन सबको, इसलिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। तो ये यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है। एकॉर्डियन अलर्ट, तो ये सारे एक तरह से कस्टम कंपोनेंट्स हैं। शेडसीएन क्या करता है कि इन ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कि आप कोई ऐप बना रहे हैं, इसमें आपको ऐसा कुछ मूव गोल वाला कंपोनेंट डालना है, जिसमें आपको ऐसे दिखाना है कि प्लस माइनस करने पे ये कैलोरीज कम होती जाएँ, प्लस करने पे कैलोरीज बढ़ती जाएँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप बैठकर उसको कोड करें, कैसे कैसे आप मतलब स्टैक ओवरफ्लो पे देखें या फिर कहीं यूट्यूब पे देखें कि कैसे बनाते हैं। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि शेडसीएन ये पहले से बने हुए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम इम्पोर्टेंट ये सारे कंपोनेंट्स हमें बनाने ना पड़े और हम इम्पोर्टेंट स्टफ़ बनाने पे फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो शेडसीएन है, इसके सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। हम यहाँ पे आके देख भी सकते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर। हाँ, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम देख सकते हैं डिपेंडेंसीज के अंदर सारे के सारे शेडसीएन के कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब हमारा शेडसीएन तो इंस्टॉल हो गया। अब हम अपना जो सर्वर है उसको स्टार्ट करते हैं। बन रन डेव, इससे क्या होता है, हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो लोकल होस्ट 300 पे हमारा जो सर्वर स्टार्ट हो गया है। इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल क्लिक, और ये हमारा जो है ये एक बेसिक ऐप है नेक्स्ट जेएस का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये प्रोवाइड करता है। जब हम क्रिएट नेक्स्ट ऐप करते हैं तो बेसिक ये वाला ऐप क्रिएट होता है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी ग्लोबल्स डॉट सी एस एस वाली फ़ाइल को चेंज करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल दूंगा, उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे ग्लोबल्स डॉट सी एस एस में। ये फ़ाइल क्या करती है, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड थीम कलर्स हैं, या और वी कैन से प्री डिफाइंड क्लास कलर्स हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद ना करना पड़े और आप इम्पोर्टेंट स्टफ़ पर फोकस करें। और यहाँ पे हम अपनी टेलविंड कॉन्फ़िग डॉट टी एस में भी कुछ चेंजेस करेंगे। टेलविंड कॉन्फ़िग डॉट टी एस, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो इस फाइल है, इस फाइल को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और इस फाइल को जो भी मैंने आपको फ़ाइल दी, बस आपको कॉपी पेस्ट करनी है। इसमें भी बस कुछ नहीं है, हमने कुछ नाम और कलर्स यहाँ पे सेट किए हैं, जो कि हम अपने ऐप में यूज़ करेंगे। और इसमें भी आप ये सिर्फ इतने समय की बर्बादी, अगर आप चाहो तो आप देख देख कर भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं आप बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन आप चाहो तो कॉपी पेस्ट करो, वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अब जो हमारी एक तरह से ग्लोबल्स डॉट सी एस एस और टेलविंड कॉन्फ़िग डॉट टी एस हमारी जो फाइल हैं वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐप के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, वरुण लिखता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा मुझे। हाँ, रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करके यहाँ पे हमारा वरुण डॉट, ठीक है, ये आ गया है। मैं यहाँ पे इस पूरे कोड को हटा देता हूँ, एकदम स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे। TRAFCE, RAFCE, हाँ, ये होता है हमारा कोड स्निपेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पूरा ये जा चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे वरुण लिखता हूँ तो ये हमारा वरुण यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक बेसिक अपना बना लिया है, इसके ऊपर हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, शेड सी एन यू आई से हम इंपोर्ट कर लेते हैं बटन, BUTTON, फ्रॉम शेड सी एन यू आई कंपोनेंट यू आई बटन। हाँ, ये वाला चाहिए हमें। ठीक है, एक तो हमें बटन की ज़रूरत पड़ेगी, और किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, इम्पोर्ट कार्ड, कार्ड कंपोनेंट। ठीक है, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी कार्ड कंटेंट की, कार्ड कंटेंट। और अगला आता है कार्ड डिस्क्रिप्शन, कार्ड डिस्क्रिप्शन। अगला आता है कार्ड फुटर। इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो हमारे सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, शेड सीएन से। कार्ड फुटर, कार्ड हेडर, कार्ड हेडर। फिर अगला आता है हमारा कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल, ये हमारा कार्ड के टाइटल बनाने में हेल्प करेगा। फिर आता है हमारा
ये हो गए। और उसके बाद आता है इंपोर्ट चेक सर्कल। एक कुछ चेक सर्कल नाम का एक कंपोनेंट होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। चेक सर्कल, चेक सर्कल ये हमारा लूसिड रिएक्ट से आएगा। ये भी एक लाइब्रेरी है जो कि हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। और एक मेन्यू आइकन, मैं सॉरी कंपोनेंट्स नहीं, ये हमें आइकन्स एक तरह से प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारी एक इमेज आएगी, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ये इस इमेज को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी इमेजेस, जब हम अपनी इमेज इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, नॉर्मल अपनी इमेज लगाएंगे, कोई पीएनजी लगाएंगे या फिर जेपीजी लगाएंगे, तो उसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है अकॉर्डिंग टू वेब पेजेस, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है वो एफिशिएंट बन सके, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और एक इंपोर्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था इमेज और लिंक के बारे में, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो इमेज कंपोनेंट क्या होता है, ये एक बिल्ट इन फीचर होता है हमारे नेक्स्ट जेएस का। ठीक है, बिल्ट इन मतलब नेक्स्ट जेएस ही हमें प्रोवाइड करता है इमेजेस का, जिससे कि हम अपने हमारा जो वेब एप्लीकेशन है उसमें हम अपनी इमेजेस हैं उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। जैसे कि पहली एक फीचर ये प्रोवाइड करता है लेज़ी लोडिंग का। इसमें इसका मतलब ये होता है कि इमेजेस को तभी लोड करो जब वो स्क्रीन पर आने वाली हों। जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। जैसे हम वेबसाइट को नीचे करते जाते हैं, कोई इमेज नीचे है तो वो तभी लोड होगी जब हम वो हमारी स्क्रीन पर आएगी, तो उसको लेज़ी लोडिंग कहते हैं, जो कि हमें ये इंपोर्ट इमेज प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा एक फ़ीचर आता है रिस्पॉन्सिव रिसाइजिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन ऑफ द यूज़र। अगर कोई यूज़र हमारे मोबाइल पर देख रहा है या फिर छोटी स्क्रीन पर देख रहा है, तो वो उसमें हमें डायमेंशंस देने की ज़रूरत नहीं है। हम वो ये जो हमारी इमेज है जो कि नेक्स्ट इमेज से आ रही है, ये ऑटोमेटिकली उसको रिसाइज कर देती है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। ठीक है, दूसरी फीचर ये हो गया। और तीसरी ऑटोमेटिक फॉर्मेट सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो ऑटोमेटिकली बेस्ट इमेज फॉर्मेट ही शो होती है ब्राउज़र पर। समझ रहे हो आप, बेस्ट इमेज फॉर्मेट ही शो होगा ब्राउज़र पर। बेस्ट इमेज फॉर्मेट यानी कि ब्लर इमेज शो नहीं होगी, एकदम बेस्ट इमेज जो क्वालिटी होगी वही शो होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इमेज के बारे में। अब लिंक क्या करता है, लिंक हमारे एक पेज से दूसरे पेज को नेविगेट कराने में हेल्प करता है, जो कि ये भी हमारा नेक्स्ट जेएस ही हमें प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। और इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें एक फ़ीचर होता है इसका, एक क्या फ़ीचर होता है कि मान लो हमारी एक वेबसाइट है जो कि हमने नेक्स्ट जेएस से बनाई है, और उसमें हमने बटन बनाया है एक, जो कि हमें ले जाता है किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर। ठीक है, अब ये लिंक क्या करता है, नेक्स्ट जेएस जैसे ही हम वो जो हमारी नेक्स्ट जेएस है उस एप्लीकेशन को लोड करेंगे, तो जो हमारा बटन है, बटन के पीछे जो डेस्टिनेशन है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। ने समझ रहे हो आप कि जिस पेज पर हम हैं उसके पेज पर जितने भी लिंक्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं किसी डेस्टिनेशन पर, वो सारी डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ये एक तरह से हमारी जो वेब पेज है उसको ऑप्टिमाइज़ भी करता है और एसईओ फ्रेंडली है। ठीक है, तो इसलिए हम ये इमेज और लिंक को यूज़ करते हैं। वैसे तो हमें यहाँ पे रिएक्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम नेक्स्ट में काम कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे पड़े रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई सारी इम्पोर्टेंट जो इंपोर्ट्स हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हैं अपना ऐप बनाना। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम। तो यहाँ पे मैंने ये, अब ये जो फंक्शन होगा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमें इसको नीचे एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक एरे कॉन्स्ट प्लेन्स। इस एरे को हम बाद में फिल करेंगे, अभी हम नीचे चलते हैं। रिटर्न, अब जो भी हम अपना जो ऐप होता है वो हम रिटर्न के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेन से। सबसे पहले हम अपने हमारा जो मेन जो भी हमारा ऐप होता है, जो भी हमारा वेब पेज होता है वो मेन के अंदर आता है।
अब यहाँ पे हम मेन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि हम मेन को क्यों यूज़ करते हैं। मेन क्या करता है, एक मेन एलिमेंट हमारे जो मेन कंटेंट ऑफ वेब पेज है उसको रैप करने, उसको मेन से हम रैप कर देते हैं हमारे मेन कंटेंट ऑफ वेब पेज को। और ये क्या करता है, एक तरह से जो एसईओ, जो सर्च इंजन्स होते हैं या फिर स्क्रीन रीडर्स होते हैं, उनको बताता है कि हमारे जो वेब पेज का मेन कंटेंट है वो मेन के अंदर है। और मेन हमारा वेब पेज में सिर्फ एक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते मेन। और ये मेन हमेशा पेरेंट होता है, ये कभी भी चाइल्ड नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं मेन को, क्योंकि ये एसईओ को एनहेंस करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को में हेल्प करता है। और और बस यही है, जो हमारा जितना भी वेब पेज का कंटेंट होगा वो सारा मेन के अंदर आएगा, उसके हम बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया अपना सेक्शन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, और जो हमारा ये ब्राउज़र है उसको यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे कि क्या 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 बन रहा है हमें तुरंत दिखता रहे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम रिलेटिव, जो हमारा पेरेंट है उसके रिलेटिव में उसके चाइल्ड की पोजीशनिंग होगी, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव देते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट देने वाला हूँ, बीजी ग्रेडियंट टू बी। यहाँ पे हम ऐसे ही ग्रेडियंट को देते हैं, टू बी फ्रॉम फ्रॉम स्लेट 900 वाया ब्लू 900 टू बीजी। यहाँ पे इसको अगर हम सेव करें, कुछ आया अभी तो नहीं आया। तो अब हमारा ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमने इसको स्टाइल दी है, ये इसको, ये है हमारी टेल विंड स्टाइल। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी सेक्शन के अंदर कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ आया नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूँ, पहले हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। रिलेटिव, इसका मतलब होता है कि जो हमारा एलिमेंट है, जो कि हमारा सेक्शन है, इसको हम रिलेटिव कर रहे हैं, जो कि सर्व करेगा एज अ रेफरेंस पॉइंट किन के लिए, जो कि इसके अंदर एब्सोल्युटली पोजीशनड चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे उनके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स को रखने वाले हैं जिनकी पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिलेटिव रखा है। अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट लगा रहे हैं अपने सेक्शन में। ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं, बीजी ग्रेडियंट टू बी। इसका मतलब है कि ये एक टेलविंड क्लास है जिसका बैकग्राउंड ग्रेडियंट होने वाला है, और ये ग्रेडियंट कैसे फ्लो करेगा, टॉप टू बॉटम। टू बी का मतलब है टॉप टू बॉटम ये फ्लो करेगा फ्रॉम स्लेट 900। ये हमारा स्टार्टिंग कलर, पहले हमने ग्रेडियंट के बारे में बता दिया कि वो टॉप से बॉटम तक फ्लो करने वाला है फ्रॉम स्लेट 900। ये हमारा है स्टार्टिंग कलर, जो कि जो हमारे जो ग्रेडियंट है उसका टॉप का कलर क्या होगा, स्टार्टिंग कलर क्या होगा, वाया ब्लू 900। इसका मतलब है कि हमारे बीच का कलर क्या होगा, मिडिल कलर ऑफ द ग्रेडियंट। और टू बी जी, ये हमारा लास्ट का कलर है। बीजी, जो टू बीजी है ये एक कस्टम क्लास है जो कि हमने टेलमेंट में बनाई थी। यहाँ पे टू बीजी एक क्लास है, वो है। और इसके अंदर अगर हम, मैं आपको, अगर मैं यहाँ पे H1 दे के वरुण वार्ष्णेय लिखूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो हमारा ग्रेडियंट है वो टॉप से बॉटम में आया है, और जो हमारा सबसे टॉप वाला कलर है वो स्लेट 900 है, बीच में ब्लू है, और लास्ट में हमारा बीजी वाला कलर है। तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है ग्रेडियंट। अब इसके अंदर हम एक डिव क्लास बनाएंगे, डिव। ठीक है, डिव, इसमें हम क्लास नेम देंगे क्लास, जो हमारे टेलविंड है उसको हम क्लास नेम देकर ही अप्लाई करते हैं। अब इसमें मैं इसको देने वाला हूँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इनसेट 0। अभी मैं लिख लेता हूँ, फिर हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। बीजी लीनियर ग्रेडियंट टू अंडरस्कोर राइट कॉमा हैशटैग 0F1721A1PX। अब ये तो हमारा हो गया सेक्शन। अब अगला हमने बनाया एक डिव। डिव हमारा होता है एक जेनेरिक कंटेनर एलिमेंट होता है HTML में, जेनेरिक कंटेनर एलिमेंट, जिसमें को हम यूज़ करते हैं एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट।
जिसमें हम क्लास नेम हमने ये दे रखा है इसको, और इसको एक तरह से कंटेनर की तरह हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया था, यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट दे रखा है। क्योंकि हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट दिया है इसलिए हमें यहाँ पे रिलेटिव देना पड़ा कि इसके रिलेटिव में इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अब इनसेट ज़ीरो का मतलब होता है कि हम इसको टॉप से ज़ीरो दे रहे हैं, राइट से ज़ीरो दे रहे हैं, बॉटम से ज़ीरो दे रहे हैं, और लेफ़्ट से भी ज़ीरो दे रहे हैं। मतलब कि जो भी हमारा इसके अंदर का जितना भी कंटेंट होगा वो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। पूरा स्ट्रेच हो जाएगा मतलब इन द सेंस कि डिव के अंदर जितना भी कंटेंट होंगे वो सब तो आएंगे, ठीक है। और वो जितनी स्पेस ले रहे होंगे, ये जो हमारा डिव है, ये जो हम यहाँ पे इसको एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, वो उतना स्पेस ले लेगा, ठीक है। और उनको इनसाइड ज़ीरो से ये होता है। अब यहाँ पे हमने ये जो है ये एक लीनियर ग्रेडियंट बनाया है। इसके अंदर दो ग्रेडियंट हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट हमने बनाया है टू राइट, मतलब कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये उसका कलर है, और ये ट्रांसपेरेंट वन है एक्स है। और यहाँ पे हमने लीनियर ग्रेडियंट दिया है टू बॉटम, ये एक वर्टिकल लाइन होगी। तो ये मिलके एक हमारा जो है ग्रिड लाइक पैटर्न बनाएंगे, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दिया है इसको बीजी साइज 4 रैम 4 रैम। ये एक तरह से साइज बता रहा है हमारे बैकग्राउंड पैटर्न का, जिसमें कि हर एक ग्रिड सेल 4 रैम और 4 रैम की होगी। 4 रैम क्या होता है, रैम कुछ नहीं है, बस साइज़ की एक यूनिट है। रैम स्टैंड्स फॉर रूट एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा एक तरह से 1 रैम होता है हमारा 16 पिक्सल्स, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। बस एक तरह से रूट एलिमेंट एक तरह से फॉन्ट, एक तरह साइज़ ही है, आप इसको साइज़ समझो और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये मास्क इमेज। तो ये वाली जो हमारी मास्क इमेज है, मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगा जब ये हमारा ग्रेडियंट यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। अभी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगले हम कोड लिखते हैं यहाँ पे डिव, और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ रिलेटिव। रिलेटिव, और इसके अंदर क्योंकि हमने यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर हम और एब्सोल्यूट वाले कंटेनर्स देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिव को रिलेटिव दिया है। फिर उसके बाद आता है हमारा डिव, एक कंटेनर और बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं क्लास नेम कंटेनर। कंटेनर जिसमें पैडिंग एक्स होगी 4 और पैडिंग वाई होगी 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और कंटेनर बनाया है जिसमें हमने क्लास दी कंटेनर। अभी कंटेनर क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट आएगा उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा। इट सेंटर्स द कंटेंट हॉरिजॉन्टली, और अप्लाई करता है मैक्सिमम विड्थ बेस्ड ऑन द करेंट स्क्रीन। जितनी भी स्क्रीन की विड्थ होगी उतनी ये अप्लाई कर देगा कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कुछ हॉरिजॉन्टल पैडिंग भी ऐड करता है, जिससे कि वो एजेस को टच ना हो। और यहाँ पे हमने पैडिंग एक्स दी है 4, इसका मतलब है कि पैडिंग एक्स एक्स एक्सिस में, मतलब कि लेफ़्ट से भी और राइट से भी 4 यहाँ से और 4 यहाँ से इसको मिल जाएगा स्पेस। और पैडिंग वाई 8 मतलब ऊपर से 8 और नीचे से भी 8 इसको मिल जाएगा इस कंटेनर को, जो भी इस कंटेनर के अंदर कंटेंट आएगा। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे हम अपना ऐप आगे बना रहे हैं, जो हमारा ये जो डिज़ाइन है ये आती जा रही है, ये वाली ऊपर की डिज़ाइन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये अपने जितना बड़ा, अभी इसका कंटेनर अगर 0 साइज़ का है तो ये भी 0 साइज़ का होगा। जैसे जैसे इसका कंटेनर बड़ा होगा ये भी अपना डिज़ाइन अपने रूप में आता जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम एक और कंटेनर बना रहे हैं डिव, और इसको हमने क्लास नेम दिया है फ्लेक्स। मैं भी आपको बताऊंगा फ्लेक्स का मतलब क्या होता है। आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। अभी मैं आपको इसको 1 मिनट में समझाऊंगा। पहले यहाँ पे हम अपना एक डिव बना लेते हैं, और जिसमें मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ एल आई। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, जिससे कि हम जो भी डिज़ाइन करते जाएं वो आपको समझ में आती जाए कि हम किस हिसाब से इसकी डिज़ाइन कर रहे हैं। और एक हम यहाँ पे बनाते हैं स्पैन, स्पैन टैग, और इसमें हम लिख देता हूँ, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ स्लाइड। तो यहाँ पे ये हमारा स्लाइड आ गया है। अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अब जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमने यहाँ पे डिव लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो डिव कंटेंट और स्पेन कंटेंट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अब अगर मुझे एक इनको एक दूसरे के साइड साइड में लाना हो तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स लिख देता हूँ, फ्लेक्स लिखूँगा तो ये हमारा एक दूसरे के साइड में आ जाते हैं, एक तरह से एक ही रो में लेआउट हो जाते हैं ये लोग। उसके बाद अगर मैं इसमें आइटम्स सेंटर लिखूँगा, आइटम सेंटर मैंने लिखा तो ये जो हमारा है सेंटर सेंटर हो गया है, सेंटर इन द सेंस वर्टिकली सेंटर हो गया है, हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं, वर्टिकली सेंटर होगा ये। और जस्टिफाई बिटवीन, इससे क्या होगा कि ये वाला कंटेनर और ये वाला कंटेनर के बीच में स्क्रीन विड्थ जितनी विड्थ आ जाएगी, स्क्रीन विड्थ जितनी विड्थ आ जाएगी। और क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग एक्स 4 दे रखी तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है। अब हमें इसको एल आई को यहाँ पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एल आई में सबसे पहले मैंने क्लास नेम दिया, हाइट 8 दी मैंने इसकी। तो यहाँ पे इसकी हाइट चेंज हो गई है, हाइट 8 हो गई है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि साथ की साथ दिखता जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, हाइट 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको विड्थ भी 8 दी है। तो अभी उसने ली नहीं है क्योंकि शायद वो उसका ऑलरेडी विड्थ 8 है। इसको मैं करूँगा राउंडेड, राउंडेड लार्ज। राउंडेड लार्ज से क्या होगा, इसको शायद रीलोड करें हम। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि राउंडेड एलजी क्या करता है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम जो स्टाइल दे रहे हैं वो इस कंटेनर को दे रहे हैं, ना कि एल को। तो अगर मैं यहाँ पे बीजी वाइट लिखूँ तो यहाँ पे हमारा आ गया। अगर मैं इसकी विड्थ 8 यहाँ से हटाऊँगा तो हमारी विड्थ कम हो जानी चाहिए, कम हो गई। विड्थ मैंने 8 दे रखी है और हाइट भी मैंने 8 दे रखी है, ठीक है। अब राउंडेड का मतलब होता है हम उसकी कॉर्नर्स को, हम उसके कॉर्नर्स को एक तरह से राउंड कर रहे हैं। अभी तो ये है, ठीक है। अगर मैं इसको राउंडेड कर दूंगा तो इसकी जो बॉर्डर है उसको राउंडेड करता है। और राउंडेड लार्ज मतलब कि उसकी जो कर्व है, जो उसके राउंडेडनेस है उसको बढ़ा दो, ठीक है। ये किया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लेक्स किया है, फ्लेक्स मैंने कर दिया। फ्लेक्स मतलब कर देना चाहिए, कर देना चाहिए कि जब ज़रूरत पर हमें तब करनी चाहिए, यहाँ पे मेरे को ज़रूरत है। और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे आइटम्स सेंटर, जो कि इसके अंदर का कंटेंट हो जाएगा वो सेंटर हो जाएगा वर्टिकली, वर्टिकली सेंटर हो गया। जस्टिफाई भी मैं कर दूंगा सेंटर। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसका मतलब है इस डिव के अंदर का कंटेंट, इस डिव के अंदर का कंटेंट वर्टिकली सेंटर हो जाए और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो जाए। और ये हमें प्रॉपर्टीज़ तभी मिलेंगी जब मैंने यहाँ पे फ्लेक्स लिख रखा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट बोल्ड। फॉन्ट बोल्ड से क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड, इस डिव के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा वो सारा बोल्ड हो जाएगा, इससे ये होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्पेन का क्लास नेम करें, स्पेन को स्टाइल देंगे। इसमें हम मैंने लिया है टेक्स्ट एक्सएल। तो यहाँ पे ये हमारा क्या करेगा, इसका साइज़ बढ़ा देगा टेक्स्ट का। फिर मैं करूँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट को सेमी बोल्ड लिखूँगा। फिर मैं एक तरह से आपको टेल बेंड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते जाइए, फ्रंट एंड यही चीज़ है, यही हम जाके इंडस्ट्री में भी करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट टेक्स्ट बोल्ड, और यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट प्राइमरी फोरग्राउंड, फोरग्राउंड। इससे ये जो प्राइमरी फोरग्राउंड है ये हमने ऑलरेडी अपने टेल बेंड में डिफाइन कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे उसने वही फोरग्राउंड कलर ले लिया है, तो इसलिए हमारा ये इस टाइप से आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एक्सेल लिखा है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज। और बाय डिफ़ॉल्ट टेल विंड में 20 पिक्सल होता है एक्स्ट्रा लार्ज, 20 पिक्सल। और रैम में बोलें तो 1.25। और यहाँ पे जो मैंने सेमी बोल्ड लिखा है, सेमी बोल्ड होता है हमारा फॉन्ट वेट 600, ठीक है। तो और हमारा जो बोल्ड होता है वो शायद 800 होता है, ठीक है। तो 600 हमारा ये हो गया। और ये जो प्राइमरी फोरग्राउंड कलर मैंने अपने टेल विंड में डिफाइन कर रखा है थीम के अंदर, ठीक है। तो ये वो चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक कंटेनर बनाता हूँ डिव, और इसको मैं इसमें रैप करा देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट कर लिया मैंने। अब ये मैंने इसको जैसे ही रैप कराया
तो ये इस टाइप का आ गया। इसका मतलब कि अब मेरे को यहाँ पे क्लास नेम फ्लेक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको साइड बाय साइड लाना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आइटम्स सेंटर करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारा वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को गैप भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा गैप ऑफ 2। तो मेरे को यहाँ पे गैप भी मिल गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपना ये कुछ कुछ डिज़ाइन हम बना रहे हैं, हमारी बननी स्टार्ट हुई है। ठीक है। और तो इसका मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्लेक्स का मतलब होता है साइड बाय साइड ले आओ उसको, और फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टीज़ उसको प्रोवाइड कर दो। आइटम सेंटर वर्टिकली सेंटर कर दो, और जस्टिफाई कंटेंट जितनी भी स्क्रीन का डिस्टेंस है बीच में, उसको बीच में दे दो। मतलब कि जितनी भी स्पेस अवेलेबल है दोनों के बीच में, दोनों कंटेनर के बीच में, उसको उतना अवेलेबल स्पेस प्रोवाइड कर दो। अब उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे अपना इस वाले डिव टैग के नीचे, इस वाले डिव टैग के नीचे बनाएंगे हम अपना नेव बार। नेव बार। ठीक है। अब नेव बार कैसे बनेगा, इसके अंदर हम अब यहाँ पे हम नेव बार नेव टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इट डिफाइंड अ ब्लॉक ऑफ नेविगेशन लिंक्स, और वेबसाइट की प्राइमरी और सेकेंडरी नेविगेशन हम यहीं से कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने नेविगेशन में हमने यहाँ पे हम 3 लिंक प्रोवाइड करेंगे। और लिंक कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट जे से, जो कि हमने इंपोर्ट लिंक किया था ऊपर। ठीक है। यहाँ पे हम 3 लिंक इसको प्रोवाइड करेंगे। पहला है हमारा फीचर्स, FEATURES फीचर्स। दूसरा है हमारा प्राइसिंग, PRICING। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इसके प्रॉप कुछ होते हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे, कि जो हमारा लिंक है, कि जब यूज़र फीचर पे क्लिक करे तो वो उसको कहाँ पर लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ href के अंदर, href के अंदर हैशटैग फीचर्स। मतलब कि जब मैं फीचर्स पे क्लिक करूँगा तो वो पेज के उस भाग में मुझे ले जाएगा जहाँ पे फीचर्स वाली आईडी है, फीचर्स वाली आईडी है। और वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे प्राइसिंग वाली आईडी पे ले जाएगा, और अबाउट वाली आईडी पे ले जाएगा। प्राइसिंग और यहाँ पे अबाउट। ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 3 फीचर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास नेम दूंगा। क्लास नेम में सबसे पहले हम हिडन देंगे। हिडन से क्या होगा कि जो हमारी लिंक्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल स्क्रीन पे वो हिडन हो जाएंगी, और बड़ी स्क्रीन पे भी अभी तो मतलब हिडन है। ठीक है। हिडन मतलब कि अभी वो दिख भी नहीं रही। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि छोटी स्क्रीन पे तो वो हिडन हो जाए, लेकिन मीडियम या बड़ी स्क्रीन्स पर वो दिखे। हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस, हिडन हिडन बाद में लगाते हैं, पहले स्पेस लगाता हूँ मैं, स्पेस X6। इससे क्या होगा कि इनके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी 6 की। और टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ इसका स्मॉल, टेक्स्ट स्मॉल, इनका टेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट ब्लू, ब्लू 200। तो इससे हमारा जो हमारा ये वाला कलर ब्लू 200 इनमें अप्लाई हो जाएगा। और मैं यहाँ पे करूँगा, हाँ, अब जैसा कि मैंने अब मैं यहाँ पे करूँगा हिडन। हिडन मैंने कर दिया, मतलब कि छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन दोनों पे हिडन हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ करूँगा मीडियम ब्लॉक। इससे क्या होगा कि जो मैं यहाँ पे इसको बड़ा करूँगा तो यहाँ पे दिखने लगेगा, लेकिन छोटी स्क्रीन्स पर वो हिडन हो जाएगा, लेकिन बड़ी स्क्रीन्स के लिए वो विजिबल होगा। इससे क्या होगा, मीडियम MD ब्लॉक से क्या मतलब होता है, मीडियम फॉर मीडियम स्क्रीन्स एंड फॉर ग्रेटर देन मीडियम स्क्रीन्स मीन्स फॉर लार्जर स्क्रीन्स ब्लॉक द प्रॉपर्टी ऑफ हिडन। मतलब हिडन इन मीडियम और लार्ज स्क्रीन्स के लिए कैंसिल कर दो। ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, बटन, बटन ये, और इसको मैंने क्लोज किया। इसके अंदर भी मैं एक लिंक लिख दे रहा हूँ जिसका नाम है लॉगिन। अब लेकिन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो href/डैशबोर्ड। ठीक है। अभी तो हमारे सारे वो हिडन है, लेकिन अगर इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा /डैशबोर्ड वाले राउट पर।
चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक मैंने किया तो वो स्लैश डैशबोर्ड वाले राउट पे ले गया, लेकिन अभी 404 दिस पेज नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमने ये पेज बनाया नहीं है इसलिए वो दिख भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बटन। अब बटन में भी हम क्लास दे देते हैं, थोड़ी इसको स्टाइल कर देते हैं। बैकग्राउंड में देता हूँ उसका वाइट, तो इसका बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट। और अब टेक्स्ट तो दिख नहीं रहा, तो टेक्स्ट के लिए भी कुछ कलर देना पड़ेगा। चलिए दे देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी, जो कि प्राइमरी थीम मैंने अपने टेलविंड में सेट कर रखी है, वही मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो अब हमारा ये एक मतलब एक तरह से कुछ कुछ हेडर हमारा बनने लगा है धीरे धीरे करके। अब जैसे मैंने यहाँ पे अबाउट पे क्लिक किया तो ये हमारा हैशटैग अबाउट वाली आईडी पे ले गया। फीचर्स पे क्लिक करें फीचर्स पे, और प्राइसिंग पे क्लिक करके प्राइसिंग पे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मैं यहाँ पे इसकी स्पेसिंग को कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस डिव के नीचे यानी कि ये जो नेव बार वाला डिव है इसके नीचे अब हम करेंगे यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ले लेता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ही है। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर सब कुछ सेंटर है। ठीक है, अब मैं इसके इसी सेंटर के अंदर और अपना आगे वाला कंटेनर बनाऊंगा। इसके नीचे हम एक और डिव बनाएंगे यहाँ पे। डिव एक ये हमारा कंटेनर बन गया। इसके नीचे इसके अंदर हम एक हेडिंग लिखेंगे, इसका नाम है ट्रांसफॉर्म योर इंस्टाग्राम एंगेजमेंट विद स्लाइड, SLIDE। ठीक है, ये हमारा हेडर वाले टैग्स हैं। एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम H1 नहीं फाइंड कर पा रहा है, ऐसा क्यों भाई? अब और चला गया। इसको अगर मैं साइज़ को बड़ा करता हूँ, समझ गया। मैंने अभी इसको स्टाइल दी नहीं है, शायद जब इसको हम स्टाइल दें तब ये सही कर जाए। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट 4XL, मतलब कि जो उसका टेक्स्ट है इसको 4 टाइम्स एक्स्ट्रा लार्ज कर दो। और और क्या देंगे हम यहाँ पे इसको, मैं इसका फ़ॉन्ट बोल्ड चाहता हूँ तो फ़ॉन्ट बोल्ड कर देंगे हम यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैंने अपने पेज को यहाँ पे रीलोड नहीं किया था इसलिए वो दिख नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे रीलोड कर लिया। अब यहाँ पे दिखने लगा टेक्स्ट हमारा 4 टाइम्स एक्स्ट्रा लार्ज है, फ़ॉन्ट हमारा बोल्ड है। अगला हम यहाँ पे स्टाइल देंगे लीडिंग टाइट। इससे क्या होगा, इससे होगा कि तो अब हमारा लीडिंग टाइट क्या करता है, ये हमारे लाइन हाइट को 1.25 कर देता है, विच इज़ टाइटर देन नॉर्मल, एंड इट रिड्यूसेस द स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। अगर जो हमारा टेक्स्ट है वो मल्टीपल लाइंस में जा रहा है तो उनके बीच का स्पेस जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है, तो ये करता है हमारा लीडिंग टाइट। अब अगला हमारा जो क्लास नेम है वो है ट्रैकिंग टाइटर। इससे क्या होता है कि जो हमारे वर्ड्स के बीच कैरेक्टर्स लेटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको टाइट कर देता है, उसको और कंपैक्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट वाइट। इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा, अब वो और अच्छा दिख रहा है। और अब हाँ, अब आती है रिस्पॉन्सिवनेस वाली चीज़। मैं चाहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन्स पर जो उसका टेक्स्ट है वो 5XL दिखाई दे, 5 टाइम्स एक्स्ट्रा लार्ज दिखाई दे जब हमारी स्क्रीन्स स्मॉल होंगी या फिर उससे ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब मीडियम स्क्रीन पे मैं चाहता हूँ टेक्स्ट 6XL हो। इसका मतलब है कि मीडियम स्क्रीन्स पर जो टेक्स्ट का साइज़ है वो 6XL हो, मीडियम स्क्रीन्स या फिर उसके ऊपर वाली। ठीक है, और लास्ट, अब क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल मीडियम और लार्ज दे रहे हैं तो ये सिर्फ स्मॉल का साइज़ हो गया, ये मीडियम का साइज़ हो गया, और ये हो गया हमारा लार्ज का साइज़। लार्ज टेक्स्ट